हेलो दोस्तों, यदि आप हिंदी के जो गद्य खंड है और उसका डिस्कशन सुनना चाहते हैं और उससे रिवीजन अपना करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग जो गद्य खंड के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब हम पूछें तो जवाब सही दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का, बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। प्रदेश। बहुत अच्छा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1900। चलिए आगे बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? जाति प्रथा को। आगे बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित किया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। आगे बताइएगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर को। आगे बताइएगा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। आगे बताइएगा भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। आगे बताइएगा बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। आगे बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आगे बताइएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन से गांव में हुआ था? महू। प्रांत का नाम क्या था? महू। बताइएगा किस परिवार में हुआ था? आगे बताइएगा भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। इनमें से सभी। आगे बताइएगा हु आर शुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। बहुत अच्छा। पीछे से जवाब लक्ष्मी आप भी दीजिएगा, ठीक है? पीछे से आवाज थोड़ा सा आना चाहिए। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? आगे बताइएगा द अनटचेबल्स किनकी रचना है? आगे बताइएगा कास्ट द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। आगे बताइएगा भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? ऑप्शन देते हैं इस सवाल में जिनको नहीं याद है। अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आगे बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आगे बताइएगा हम लोग दूसरा चैप्टर 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? आवाज में बोलिए थोड़ा सा, क्योंकि जो देख रहे हैं वो बुझेंगे कि बच्चे को याद नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा होल्ड में बोलिए, आवाज वॉल्यूम बढ़ा के, ठीक है ना? और पीछे से सभी लोग बोलिए, क्योंकि क्यूज आप लोग को किया गया है, ये आप लोग को रिवीजन के लिए ही बुलाया गया है। तो डिस्कशन का मतलब ही होता है कि आप सुन के ना जो चीज आपको रिकॉल नहीं है उसको रिकॉल करें, याद करें। तो बताइएगा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? आगे बताइएगा खोखा के मतलब जो दांत हैं किसने तोड़े थे? आगे बताइएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1916 में। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? मोटर को कोई खतरा हो सकता था किससे? से। आगे बताइएगा कि ऐसे ही लड़के, ये लाइन है जो पूछा गया था 2018 में, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है?
20 के और यही बोलेगा यह पंक्ति किसने बोला था। तो ये किसने बोला था ये पूछा हुआ है 2018 में। और ये भी डाल सकता है कि यह किस पाठ से ली गई है। कोई भी कथन उठा के स्टेटमेंट और पूछ लेता है कि यह किस पाठ से लिया गया। 12th में ये आता है, आप लोग में भी इस बार आने का चांस है। आगे बताइएगा, मोटर को कोई खतरा है तो किससे था? अच्छा बताइएगा आगे कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? आगे बताइएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? देख रहे हैं ना, कथन पूछ रहा है ना, इस तरह से कथन पूछ देता है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? आगे बताइएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? आगे बताइएगा, नलिन विरोचन शर्मा द्वारा जो लिखित कहानी है वो ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन है बताइएगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं, मछली है, अक्षरों की कहानी है, 20 के दांत है, भारतीय लिपियों की कहानी है। 20 के दांत, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही ये प्रश्न को हम लोग डील कर लिए थे। चलिए आगे, वाकिफ शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? वाकिफ, परिचित। कहते हैं हम आपसे वाकिफ है, मतलब आपसे पहले परिचित। आगे बताइएगा कि मदन किसका बेटा था? किसका बेटा था? गिरधर का। बहुत अच्छा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 के दांत जो शीर्षक पाठ है यह किस कहानी संग्रह से लिया गया बताइएगा? 20 के दांत और अन्य कहानियां। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। उस 5 का नाम बताइएगा। ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 का नाम फिर से रिपीट कीजिएगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। हो गया ना 5? फिर से बोलिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्क, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? सोफर किसको कहते हैं? बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? अच्छा बताइएगा, नलिन विरोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। अच्छा बताइएगा, 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? अहाते के एक कोने आउट हाउस में। अच्छा आगे बताइएगा कि जो नलिन विरोचन शर्मा है उनका मृत्यु कब हुआ था? नहीं पता है? तो 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर ये पूछ सकता है क्योंकि ये पूछा हुआ नहीं है। और ये पूछ सकता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना, बदरघाट, पटना। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। इनके कुछ रचना है जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। तो इनके कुछ रचना है, उनका नाम सुन लीजिए, आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड और आलोचनात्मक ग्रंथ, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग आगे तीसरा चैप्टर जो आगे करेंगे, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार बोलेगा भी तो कौन हो गए? देखिए रचनाकार, लेखक, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर बोले भारत से हम क्या सीखे शीर्षक के रचनाकार कौन है तो क्या होंगे? चलिए आगे बताइएगा, मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पहले इसका नाम जो था डेसाउ नामक नगर, ठीक है ना, जर्मनी की कहाँ? डेसाउ नामक। चलिए आगे, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? आगे बताइएगा, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। किसके कारण? आगे बताइएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? क्या? ग्रामीण। चलिए, भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? भाषण है या कौन सी विद्या है? भाषण है, कहानी है, निबंध है?
भाषा क्या है? भाषा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप से कर रहा है। साइलेंट कर लीजिए ना, मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे नेट रहेगा ही नहीं, तो ऑफलाइन में डाल लीजिए ना, फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। चलिए आगे बताइएगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। स्वामी विवेकानंद। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग याद नहीं किए हैं? सबको वर्क दिया गया था ना? आगे बताइएगा, प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे, महान नाविक थे, क्या थे? महान दार्शनिक आगे बताइए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? देखिए ये क्वेश्चन को दोबारा घुमा के पूछा, एक बार पूछा था यही क्वेश्चन को कि दारिस नामक जो सोने के सिक्के से भरा घड़ा है वह किसे मिला था? तो वारेन। अब यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस? यहाँ से पता चल रहा है एक क्वेश्चन और कि जो वारेन हेस्टिंग को जो दारिस नामक सिक्के मिले थे सोने से भरा हुआ, वो कितना था? 172। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? मेघदूत का। किसका? मेघदूत। पीछे आप लोग याद करके नहीं आए हैं, लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1800। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। एकदम सीधा है, 1900 ईस्वी याद रखिए, ऐसे डेट नहीं पूछता है, लेकिन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। आगे बताइएगा, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य। आगे बताइएगा, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 18 वर्ष की अवस्था में। आगे बताइएगा, देखिए मैक्स मूलर विदेशी होके भी क्या किए थे? संस्कृत का अध्ययन। इसलिए हम आज उनके हमारे पाठ्यक्रम में उनका योगदान के बारे में दिया गया है, और उन्होंने भारत आया, ठीक है ना, और यहाँ से प्रभावित हुए, यहाँ के विचारों से क्या हुए? प्रभावित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, फिर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन को रिपीट किया है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? जानते हैं ये क्वेश्चन 3 साल पूछ चुका है, 2025, 2019, 2022 और 2020 में भी। समझ लीजिए 19, 20, 22, 25 ये क्वेश्चन। तो वेदांतियों का वेदांती किस स्वामी विवेकानंद ने किसे कहा है? आगे बताइएगा, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? ब्राह्मण या आगे बताइएगा, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या बार पूछा है घुमा के, ये 2023 में पूछा है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। थोड़ा सा आवाज नहीं है आप लोग में, ठीक है ना? खाना खा के हम समझ लीजिए कि हम मॉर्निंग में भी क्लास लिए हैं, ठीक है, उसके बाद भी क्लास लिए हैं, आप लोग को इतना वोल्ट से बोल रहे हैं, आप लोग का आवाज का पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। फिर से बोलिएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। बोलिए, हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? देखिए भूल गए ना, मानव विज्ञान से। बताइए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। बताइए, कितने वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? 18 वर्ष। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। आगे बताइएगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? मैक्स मूलर जी का है। आगे बताइएगा, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इनके कुछ पहले हम लोग थोड़ा सा इनके कुछ जो रचना है उसको जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रचना से प्रश्न आता है। तो इनका हितोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद प्रकाशित करवाया। कठ और केन आदि उपनिषदों
का जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने करवाया और मेघदूतम का जो जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने करवाया? मैक्स मुलर ने। चलिए हम लोग आगे जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? अच्छा बताइएगा यह कैसी विद्या है? मतलब ये कहानी है, निबंध है, क्या चीज है ये? तो आपको पूछता है एग्जाम में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विद्या है? क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध और निबंध ललित निबंध। ललित निबंध जिनको नहीं समझ में आता तो नई पीढ़ी में इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव को क्या बोलते हैं? ललित निबंध। चलिए आगे बताइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। बोलिए फिर कब हुआ था? बोलिएगा, बोलने से याद होता है, ठीक है ना। ये नहीं सोचे कि हम यहाँ पर याद करने, हम लोग डिस्कशन का मतलब क्या होता है, डिस्कशन करने आए ना, उस चीज को सुनिए बार बार। तो बताइएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? इनके रचना कौन है? रचनाकार। रचनाकार बोले, लेखक बोले, किनके द्वारा लिखा गया बोले, क्या हो गए? आगे बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ? 1907 में। कहाँ हुआ था? तो अभी का वर्तमान में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, बलिया के उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके कुछ रचना याद है आप लोग को? तो रचना हम आप लोग को अभी बता देते, ठीक है। इनके कुछ रचना है जिनको नाम रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब वो जो रचनाकार से संबंध से एक सवाल रहता है, एक रहता है गद्य से कम एक गद्य से और एक काव्य से। तो गद्य से काव्य से कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है और 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर एक गलती जवाब दे के आए गए तो हम लोग के जो हम बोल रहे हैं आप कम से कम सुनिएगा, ठीक है। जो इनके रचनाकार है सबसे पहला अशोक के फूल। अशोक के फूल। उसके बाद है कल्प लता। उसके बाद है कूटज, विचार और वीरतक। उसके बाद है अनामदास का पोथा। ये इनका उपन्यास है और बहुत नामी है, याद रखिएगा फिर से, अनामदास का पोथा। आलोक पर्व, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं थे जिसको हमने बताया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा आप लोग कि लेखक के अनुसार, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? पांचवी प्रवृत्ति के। आगे बताइएगा ललित निबंध कौन है? नाखून। इस तरह से भी डाल देता है क्वेश्चन, ये डाला हुआ भी है, ये 2025 में भी आया था क्वेश्चन और 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। आगे बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वो कौन है? नाखून। देखिए जो हम आपको शुरू में बताएं परिचय वही चीज आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी पूछ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत में आपको हम बताएं वो हम परिचय बताते हैं, जो उनका जन्म, उनके लेखक, रचनाकार। तो लेखक और रचनाकार से हम लोग जानते हैं कितने रहते प्रश्न, कम से कम 5, मिनिमम कितने रहते हैं? 5। तो बहुत बच्चे को ये भी याद नहीं रहता है, इतना इजी सवाल सब। चलिए आप लोग भी याद कीजिए, सुन के याद कीजिए, सुनने से क्या होता है? याद होता है। महान कोई नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी टीचर हो, हम भी है, हम भी याद करते तब याद है। आप लोग को हम देख के बता रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना है क्लास 10th का और हिंदी की जरूरत नहीं है हमें। आप लोग को रिकॉल कराने के लिए हम डिस्कशन कराए हैं और अपना मेरा जो कीमती समय है वो आप लोग को दे रहे हैं। आगे बताइएगा नाखून प्रतीक है क्या चीज का? पांचवी प्रवृत्ति का। बोलिए, बोलते बोलते याद हो जाएगा। कौन प्रवृत्ति का? आगे बताइएगा द ढींची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। आगे बताइए किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? यह किनका कथन था? कालिदास का। फिर से बोल रहे हैं, कथन सुनिएगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये लाइन किनका है? बहुत अच्छा लाइन है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक छोटी सी लड़की ने। आगे बताइएगा पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? नाखून। आगे बताइएगा
किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। गौड़ देश के। आगे बताइएगा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। आगे बताइएगा, नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है? पासवान किसका? की। आगे बताइएगा, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बताइएगा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किसने पूछा? बच्ची ने। एक छोटी सी। बच्ची ये क्वेश्चन ऊपर में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया था और यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा, रिपीट करता है बिहार बोर्ड ना, इसलिए आप लोग को कहते हैं प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर को घुमा के हल्का सा भाषा को और वही सवाल को पूछ देता है। आगे बताइएगा, सहजात प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। किसको? अनजान स्मृतियों को। आगे बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता। आगे बताइएगा, नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? आगे बताइएगा, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? क्या है? वात्स्यायन। क्या है? वात्स्यायन। आगे बताइएगा, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। क्या होता है? मोम। आगे बताइएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आलोक पर्व पर। क्या पर? आगे बताइएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? मानववादी दृष्टिकोण। कौन? मानववादी दृष्टिकोण। आगे बताइएगा, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की यह पंक्ति है? नाखून बढ़ते हैं। आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं? आवाज बोलिए यहाँ की, बाहर जाना चाहिए। बताइए, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। ऑप्शन, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बी दोनों। आगे बताइएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? मनुष्यता की। किसकी? मनुष्यता की। चलिए, ये अध्याय खत्म हुआ, हम लोग आगे के अध्याय में प्रवेश करते हैं। जाके वीडियो रोक लीजिए इतना।